अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल 100% एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं आपके लिए, आप विशेष तौर पर इसको ध्यान दें। बाकी आपको केवल कंसेप्ट समझना, क्योंकि गलती कहां करते हैं बच्चे मैं बताता हूं। सवाल ने पूछा है कि क्या ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो मैं पक्का गारंटी लेता हूं आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो इससे पहले सारणी के ए का मान निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, सीधा ए इनवर्स निकाल देंगे। नहीं, इसने बोला है कि ये जो आपको समीकरण दे रखा है ना, ये वाला, इसकी सहायता से है, तो इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। वो ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के ए का मान गुणा एडजॉइंट ऑफ ए से काम नहीं करना है। बात सुना इस बात को, मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 15 में ये बात बताई थी, इसको सिद्ध करना। अब कुछ बातें हैं जो आपको होमवर्क करनी। आपको सर क्या होमवर्क तो सब करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको कहीं ना कहीं 3.2 याद आ जाएगी। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, हमें पता है कि अगर मुझे ए स्क्वायर चाहिए तो मैं ए को ए से गुणा करूंगा। भाई सीधी सिंपल सी बात है कि ए स्क्वायर चाहिए तो मुझे ए को किससे गुणा करना पड़ेगा, ए से करना पड़ेगा। ए कहाँ से लाओगे, वो रहा। ये ए कहाँ से लाओगे, वो ए, तो ए ही होता है, सेम है सब जगह। तो ए को ए से गुणा कर वो क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर। आगे क्या है, ए, तो ए तो आपके पास पड़ा। और आई क्या होता है, कौन सा अवयव है आई, तत्समक अवयव। कितनी बाई कितनी कोटि का, 2/2। क्यों, जितनी कोटि का ए होगा उतनी आई होगा, तो 2/2। आप जब इसमें LHS मान लेंगे, ये और यहां रखेंगे, पूरे को सोल्व करेंगे, उत्तर क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। ये आपको सब काम करना है होमवर्क। क्या काम करना है, होमवर्क। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई परेशानी होनी चाहिए कि सर ये हम कैसे करेंगे। आप इसको आराम से कर सकते हो तीसरे चैप्टर की तरह। पहले ए स्क्वायर निकालोगे तो ए को ए से गुणा कर देना, फिर -5 ए रखोगे, ये 5 पूरे अंदर जाकर ए के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, सबको पता है। और 7 आई का मान 1 0 0 1 होगा, क्योंकि तत्समक अवयव का मतलब होता है मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होना चाहिए, बाकी अन्य 0 होना चाहिए। और 7 से अंदर गुणा करो, पूरा सोल्व करोगे, ये प्लस जुड़ेंगे और उसमें से माइनस वाला घटाओगे, उत्तर ये 0 दे देगा। LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन मुझे तो इसकी सहायता से वो ए इनवर्स निकालना, उसके ऊपर गौर करें। आप लिखेंगे दिया गया, दिया गया क्या है आपको, दिया गया आपको ये है कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर दे रखा 0। सही बात है, कोई मेरे को नहीं लगता दिक्कत वाली बात किसी बच्चे को होनी चाहिए। इस सवालों के लिए मैंने आपको 15वें एग्जाम्पल में बताया था, यहां पर भी बता रहा हूं। इस आई का इधर कोई काम नहीं, हमेशा उधर भेजना। तो ये समीकरण बनेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस का 5a बराबर माइनस का 7i। क्या ख्याल है आप लोगों का, मैं एकदम सही जा रहा हूं क्या। हमेशा जब इस समीकरण की सहायता से, ऐसे सवालों में इस समीकरण की सहायता से अगर आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, ए इनवर्स सारणी के ए से, एडजॉइंट ऑफ ए से नहीं निकालना, ध्यान रखना। दूसरा तरीका आ गया, क्योंकि ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, 4.3 में पढ़ लिया, 4.4 में पढ़ लिया, तो बाकी वापस सवालों में बार बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा क्या करना, ये जो आई वाला पोर्शन होगा इसको इधर भेजना। मैं सारे सवाल अभी करवाऊंगा, 14वां तो नहीं ऐसा, लेकिन 15वां 16वां सवाल सेम टू सेम ऐसा है, उसमें करवाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद आपको ए इनवर्स लाना भी चाहिए। तो ए इनवर्स लाना है तो आपको दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करवाना पड़ेगा, ये रूल है इसका। आप लिखेंगे दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर क्या करना है, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से, क्योंकि ए इनवर्स तो कहीं है ही नहीं, मुझे तो लाना पड़ेगा ना, ए इनवर्स तो चाहिए मेरे को, ठीक है सर। जब ए इनवर्स से गुणा किया तो ये जो ए स्क्वायर है ना, इसको मैं लिख दूं ए डॉट ए, और मैं किससे गुणा कर रहा हूं, ए इनवर्स से, ठीक है। माइनस का 5a है, इसको भी किससे गुणा कर रहा हूं, ए इनवर्स से, बराबर माइनस का 7i, और इसको गुणा कर रहा हूं ए इनवर्स से। मैंने प्रत्येक चीज को किससे गुणा कर, देखो ए स्क्वायर को मैंने ए गुणा ए लिखा और ए इनवर्स से गुणा करवा दी, क्योंकि ए इनवर्स दोनों तरफ हर प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। अब कुछ मैंने आपको नियम बताए थे, शायद अगर आपको याद है ना, तो इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, गारंटी में। कौन सा नहीं, ये तो ए ही रहना, तो इसको एज इट इज। आपको पता है ये क्या बन गया, ये आई बन गया।
ए को उसके ए इनवर्स से गुणा करते आई बन जाता। मैंने नियम लिखवा रखा, अभी मैं बताऊंगा लिख के। -5 ए को ए इनवर्स से गुणा करोगे तो ये भी तो आई बन जाएगा, और बराबर -7i ए इनवर्स। आपको अगर किसी को याद हो तो ये हमने चीजें पढ़ी है कि ए को ए इनवर्स से गुणा करो या ए इनवर्स को ए से गुणा करो, वो आई बन जाता। ये मैंने आपको जब अवयव का व्युत्क्रम पढ़ा है तो उसके अंदर नोट के नीचे 3 पॉइंट लिखवा रखे थे। एक तो बाहर में एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन जो किया था, एफ बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, और एक मैंने ये लिखवा रखा है, एक दूसरा इसके साथ में और लिखवा रखा है। आपको याद हो तो आप कहेंगे सर कौन सा, मैंने क्या बोला था, 3 लिखवा रखे। आई को किसी से गुणा करो, ए को आई से गुणा करो या आई को ए से गुणा करो, हमेशा ही ए आता है। एक चीज और लिखवा रखी, याद हो तो, ए इनवर्स को आई से गुणा करो या आई को ए इनवर्स से गुणा करो, उत्तर तो ए इनवर्स आएगा। मतलब ए को ए इनवर्स मतलब किसी अवयव को उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है तो वो एक तत्समक अवयव बन जाता है, आई बन जाता है। लेकिन अगर किसी तत्समक अवयव को किसी अवयव से गुणा करो, कोई फर्क नहीं होता, आई वो हट जाता है, सेम ही अवयव आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। तो कुछ नियम यहाँ लगेंगे। तो ए को आई से गुणा करने का मतलब ए ही है, ठीक है, माइनस ये तो 5 आई रहेगा और -7 ये हो गया ए इनवर्स। उम्मीद है किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये अब 2 तरीके हैं यहां से करने के। अगर आपको ये -7 हटाना तो इधर से माइनस कॉमन ले लो, वरना कोई जरूरत नहीं, माइनस को बाद में रख देंगे। तो ये तो बना देखो -7 ए इनवर्स पहले लिख रहा हूं बराबर, ये ए है, ए अवयव आपके पास ये रहा, ए अवयव आपके पास है 3 1 -1 और 2, ठीक है सर। माइनस क्या दिखाई दे रहा है 5, और आई तत्समक अवयव है, इसका मतलब 1 0 0 और 1, ठीक है सर। ये बनेगा -7 ए इनवर्स बराबर, इसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज लिखो 3 -1 1 और 2 माइनस 5 अंदर जाकर प्रत्येक अवयव से गुणा होगा तो 5 को 1 से गुणा करोगे 5, 0 से होती 0 0 से होती 0, 5 को 1 से गुणा करोगे 5। अब जब -7 ए इनवर्स निकलेगा तो उत्तर क्या आएगा, देखो 3 में से 5 जाएगा तो ये -2 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 बचेगा, -1 में से 0 जाएगा तो -1 बचेगा, और 2 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा। और अगर मुझे यहाँ से ए इनवर्स निकालना है तो गुणा वाला -7 भाग में चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा -7 -2 -1 1 और -3। ये इस सवाल का आपके पास फाइनल उत्तर आ गया भाई। ये जो आपको सवाल पूछा गया था, यानी सवाल का फाइनल क्या आ गया, उत्तर आ गया। काफ़ी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मैं इसको अंदर भेजूं तो कोई ज़रूरत नहीं कहीं भेजने की, ठीक है, कहीं पर भी बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी प्रकार की समस्या, ठीक है। अब अगर आप किताब के थोड़े उत्तर देखोगे ना, तो अगर इसको मैं या करके ये भी लिख सकता हूँ, आपको सर कैसे, मैं 1/7 को नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए इनवर्स बराबर, मैं इसको 1/7 लिखूँ, आपको सर ठीक है। आप कुल मिलाकर माइनस को अंदर भेजना चाह रहे हो, बिल्कुल माइनस को अंदर भेजोगे तो -2 +2 जाएगा, माइनस वाला 1 +1 हो जाएगा, प्लस वाला 1 -1 हो जाएगा, और माइनस वाला 3 हो जाएगा +3। आप चाहो तो ये उत्तर भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। किताब में आपको जो मिले ठीक है, माइनस अंदर नहीं भेजो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स कटने में कोई आपके ऐसा नहीं होगा, कोई एग्जाम में आपके नंबर काट लेगा, नहीं काटेगा, नो टेंशन। तो प्रोसेस क्या है, ए इनवर्स ज्ञात करने का, ये एक प्रोसेस है। आप ए इनवर्स सीधा वो उससे नहीं निकाल सकते, सूत्र बताया था, ये चीज आपको सिद्ध करनी, ठीक है। इसकी सहायता से हमेशा ही क्या करना है, ये आई इधर लाना है, तो प्लस का आई इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का आई, जो भी है प्लस का 7 आई माइनस का 7 आई, जो भी इधर आएगा प्लस का माइनस का इधर हो जाएगा। अब दोनों पक्षों को हमेशा ए इनवर्स से गुणा करवाना। ये 3 नियम आपको याद रखना, किसी अवयव को उसके व्युत्क्रम से गुणा करो या किसी व्युत्क्रम को उसके मेन अवयव से गुणा करो, वो आई बन जाता है। यानी ए को ए इनवर्स से गुणा करो या ए इनवर्स को ए से गुणा करो, वो आई बना देगा। लेकिन आई को किसी से भी गुणा करो, ए को आई से गुणा करो, आई को ए से गुणा करो, तो ए ही रहता, आई कोई फर्क डालता ही नहीं, आई हट जाता है। या ए को ए इनवर्स को आई से गुणा करो या आई को ए इनवर्स से गुणा करो, वो वापस ए इनवर्स बन जाता है। ये बातें, इसके बाद मान रखना ए और आई का, सारे मान आपके पास पड़े और उत्तर आ गए।
उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फिर 15 और 16 जो वापस क्वेश्चन आएंगे वो भी सेम प्रोसेस है। ऐसा कुछ है यहाँ गातें चेंज की हुई, तो गाते में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, वैसे भी आपको बताएं। ये तो आपको तीनों सवालों में, सवाल संख्या 16 और सवाल संख्या 15 और 16 दोनों में ये सवाल आगे जाकर वापस सिद्ध करना। ये सिद्ध करना, सीधा ये मत कर देना भाई एग्जाम में कहीं 4 नंबर का सवाल आए आप सीधा इतना ही करके आओगे, सर ने इतना ही बताया। नहीं भाई, ये करना है, इस चीज को सिद्ध करना है, फिर ये आना है। मैं आपको ये नहीं करवा रही है, मैंने तीसरे चैप्टर में करवा दी। एक बार आप ये देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो करते हैं सवाल संख्या 4। सवाल संख्या 4 भी आपके ऑलरेडी आप तीसरे चैप्टर में कर चुके हो, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। एक अवयव ए दे रखा है और ए और बी आपको ज्ञात करना है, और शर्त यह है कि ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर 0। तो इसका मतलब अगर आपको इस समीकरण में मान रखना है तो ए तो आपके पास पड़ा है, आई तत्समक अवयव हो जाएगा 2/2 का, तत्समक सबको पता है 1 0 0 1, यानी ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो पहले साल निकालते हैं ए स्क्वायर। इधर ध्यान देना, प्रोसेस फॉलो करेंगे, इतना आराम से आ जाएंगे। आप लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से गुणा करवा दो, तो ए कितना 3 1 यहाँ 2 और यहाँ कितना 1, ठीक है साहब। और ये वापिस ए कितना 3 1 2 और 1, ठीक है। तो आप ए स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 को 3 से गुणा करोगे 9 प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 1 को 3 से गुणा करोगे 3 प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 3 को 2 से गुणा करोगे 6, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 और इस 1 को 1 से गुणा करोगे 1। मैं कम से कम इतनी उम्मीद आपसे कर रहा हूं कि गुणा वगैरह मुझे बात बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, गुणा हमने खूब सारे सीख रखे, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल ए स्क्वायर बनेगा वो बनेगा, नोट दो 11, 3 और 1 4, 6 और 2 8, ये कितना बन गया 3 बन गया। उम्मीद है ए स्क्वायर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। देखो आप एक बार इसको चेक करना जरूरी है कि प्लस माइनस अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो 11 8 4 3, 11 8 4 3 ये आ गया। अब आपको जो दिया गया उस समीकरण में मान रखें, आप लिखेंगे दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस का स्मॉल ए कैपिटल ए और प्लस का बी आई और बराबर में है 0। 0 का मतलब समझ जाना कि जी शून्य अवयव, प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए 0 और 2/2 कोटि के लेना है, क्योंकि ए अगर 2/2 कोटि का है तो ए डिसाइड करता है कि आई और ए कौन सा लेना है आपको, ठीक है। तो इधर ध्यान दें, अब मान रखें। तो सबसे पहले आपके पास मान आया है ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर आपके पास ऊपर है, देखो 11 यहाँ 4 यहाँ 8 और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस यहाँ जाएगा स्मॉल ए और ए कितना ए ये रहा 3, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, और फिर है प्लस का बी और आई का मतलब 1 0 0 और 1। एक बार मैं 0 को 0 ही रहने दूँ, मैं चाह तो रहा हूँ कि 2/2 का लिखूँ लेकिन लास्ट में लिख दूंगा, आप चाहो तभी लिख देना लेकिन लास्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आगे सोल्व करो इसको, ये बनेगा 11, ये बनेगा 4, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 3 प्लस क्या आदिश राशि अंदर जाकर गुणा होगी, बिल्कुल। ए को 3 से गुणा करोगे 3 है, ए को 1 से गुणा करोगे तो ए, ये बन जाएगा 2a और ये बन जाएगा a, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। b भी अंदर जो गुणा होगा तो ये बन जाएगा b, 0 और 0 और b और बराबर में क्या आ जाएगा 0। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूरी प्रोसेस में जोड़ना है तो जोड़ो, देखो 11 3a और b ये जुड़ जाएंगे सारे, तो इसको जोड़ते हुए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 11 प्लस का 3a और प्लस का b। क्या ख्याल है आप लोगों का, सही है क्या? 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस का 2a। 0 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं, और बराबर में अगर 0 है तो मैं लिख सकता हूँ 0 0 0 और 0। ठीक है साहब, यहाँ तक हो गया। अब देखो 4a और 0 जोड़ेंगे तो ये तो 4 प्लस a ही होना, क्योंकि 0 तो जुड़ेगा नहीं। ये देखो 3 प्लस a प्लस b, तो इसको मैं लिखूंगा 3 प्लस a प्लस b। ठीक है, अब आपके अगर ये बराबर है तो अवयवों के आपके संगत अवयवों की तुलना कर दो। आप लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या करेंगे हम?
संगत अवयवों की तुलना करने पर। अब संगत अवयवों की तुलना करने का मतलब होता है कि ये मान हमेशा इसके बराबर होगा, ये मान इसके बराबर होगा, ये वाला मान इसके बराबर होगा, ये वाला मान इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन हमें तो ए और बी निकालना था, हम तो दो बातों से सहमत हैं, किसी से भी। यहाँ से देखो, या तो आप ए यहाँ से निकाल लो, आप चाहे यहाँ से निकालो, कहीं से निकालो, कोई उत्तर में फर्क नहीं, सेम ही है। मैं जो छोटी संख्या नजर आ रही है उसको लिख रहा हूँ, 4 + a किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। सही ख्याल है आप लोगों का एकदम, ठीक है सर। और b कहाँ से निकालो, b के लिए शॉर्टकट तो है नहीं, तो जो छोटी संख्या लिखी है 3 + a + b बराबर क्या लिख दो, 0। मैंने इसको इसके बराबर किया, इसको इसके बराबर, आप इनको कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या साहब, मैं यहाँ से a का मान कह सकता हूँ -4 आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस का 4 जिस दिन उधर जाएगा उस दिन हो जाएगा -4। ये आपके पास इस सवाल में a का मान आ गया। कितना सिंपल है, तीसरा चैप्टर पूरा का पूरा, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ठीक है। और यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा देखो 3 प्लस में a कितना, a है -4 और b आपको चाहिए बराबर में कितना, 0। -4 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा, प्लस का b बराबर 0। अगर मुझे b चाहिए तो -1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, +1। ये आपके पास इस सवाल में आ गया b का मान। किसका मान आ गया, b का मान। आप में से कोई भी ये ना सोचें कि सर अगर मान दूसरे से निकालते तो क्या था, आप ये भी सोच लें अगर ये वैल्यू आप 0 के बराबर करते तो 2a बराबर +8 उधर जाता, -8 होता, और गुणा वाला 2 भाग में जाता, -8/2 -4 होता, ये रहा a -4। और a का मान यहाँ रखते तो भी 0 के बराबर होता, तो यहाँ -12 होता, -12 में से 11 जाता, -1 बचता, और -1 उधर जाने वापस +1। तो उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल बेसिक सा सवाल, जो आपको तीसरे चैप्टर से पूछ लिया गया, चौथे चैप्टर में कोई काम नहीं, ये समीकरण आपने ऐसे पढ़ रखे। हमें जरूरत पड़ी कि a² चाहिए, तो हमने पहले a² निकाला, दिए गए समीकरण मान रखे, जोड़ा और दोनों संगत अवयवों की तुलना की। a का मान -4, a का मान यहाँ रखा, b का मान कितना आ गया, 1। ये हो गया आपके सवाल संख्या 14 का सॉल्यूशंस। अब बचा 15, 16, 17, 18। 17 और 18 बहुत इंपॉर्टेंट है तो 15 और 16 भी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो सिद्ध करने वाली बात मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, नहीं करवाऊंगा। बाकी जो प्रोसेस मुझे करवाना ए इनवर्स वाला, वो मैं आपको करवा दूँ। एक बार आप इसको आराम से समझें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके 13वें के जैसे ये सवाल ने बोला, एक 3/3 का अवयव दे रखा आपको, ये 3/3 का है, इसके लिए आपको दर्शाना है, ये चीज आपको सिद्ध करनी है सर। कौन सी चीज सिद्ध करनी, ये वाली चीज आपको सिद्ध करनी है। और फिर इसकी सहायता से आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। उम्मीद है जो मैं बात आपको कह रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होगी कि इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स निकालना, ना कि आप एड जो इसमें तो आप ना सेकंड से निकालने का भूल भरोसे भी कोशिश मत करना, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आप सबको पता, ठीक है। तो इसकी सहायता से ये ज्ञात करना, लेकिन पहले ये चीज दर्शानी, और ये दर्शाने का मतलब हो गया कि ये चीज आपको क्या करनी है, होमवर्क, घर पे काम करना है आपको। सर जुल्म मत करो हमारे ऊपर, तो कोई जुल्म नहीं है बेटा, काम तो आपको करना पड़ेगा। आपको सर कैसे होगा, ये जो a³ निकालना है उससे पहले आपको a² निकालना पड़ेगा। a² कैसे निकलेगा, a को a से गुणा करोगे, a को a से गुणा करना बताया। फिर a³ जब निकालोगे तो a³ आप निकालोगे तो उसको आप लिख सकते हो a² गुणा में कितना, a। सही बात है। तो a² कहाँ से, जो यहाँ से मिल जाए, a कहाँ से, वहाँ से मान रखते जाना, LHS RHS आपका 0 आ जाएगा। उम्मीद है ये तो आपके तीसरे चैप्टर में बातें आ रखी हैं, तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, आप लोग कर लेना। मुझे जो सिद्ध करो वो ए इनवर्स निकालना, वो आपके लिए निकाल देता हूँ। ए इनवर्स के लिए जो आपको समीकरण दे रखा है वो समीकरण आप लिखिए a³ माइनस का 6a² प्लस का 5a प्लस का 11i बराबर 0। क्या ख्याल है सब लोगों का, एकदम सही है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सिद्ध कर लो कि इसका ये LHS पार्ट है, ये RHS आपको लाना, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है सर, क्या प्रोसेस होता है इसका ए इनवर्स निकालने का। पहला प्रोसेस होता है आई का ट्रांसफर, आई का पक्षांतरण करो, फिर पक्षांतरण होने के बाद ए इनवर्स से दोनों पक्षों को गुणा करना। ध्यान दें सर, तो आप लिखेंगे ये बनेगा आपके पास a³ माइनस का 6a² प्लस का 5a बराबर माइनस का 11i। क्या मैं एकदम बात सही कह रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हमने आई का क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। प्लस वाला आई जब इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। इसके बाद स्टेप ये होता है कि दोनों पक्षों को आपको करना है ए इनवर्स से गुणा। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर
दोनों पक्षों को किससे गुणा करना है साहब, ए इनवर्स से। अब ए इनवर्स लाना तो ए इनवर्स से गुणा तो करना पड़ेगा, ये प्रोसेस है, ध्यान दें। आपको इस ए क्यूब को भी गुणा करना है ए इनवर्स से, ठीक है साहब। -6a² को भी गुणा करना है ए इनवर्स से, और प्लस के 5a को भी गुणा करना है ए इनवर्स से, और -11i को भी गुणा करना है ए इनवर्स से। प्रत्येक अवयव से जाकर वो ए इनवर्स क्या होगा, गुणा होगा, दोनों साइड का, दोनों पक्षों का, मतलब यही होता है, ठीक है सर। अब अगर शायद आप ए क्यूब को देखोगे तो मैं इसको a² गुणा ए लिख सकता हूँ, इस ए क्यूब को a² ए लिख सकता हूँ, और गुणा में चल रहा है ए इनवर्स, और इनको मैं लूंगा साथ में, क्योंकि ये मेरा कुछ नियम बना देंगे, अभी बताऊंगा क्या बनेगा। -6a² को मैं लिख दूं a, गुणा में कितना a, और गुणा में चल रहा है ए इनवर्स, इसको भी मैं साथ में लूंगा क्योंकि ये ना कुछ नियम बना देगा, और प्लस 5a और ए इनवर्स, इनको भी साथ में ले लो, बराबर -11i ए इनवर्स। अब कुछ बातें मैं आपसे पूछता हूं जो मैंने अभी 13वें सवाल में आज ही बताई है, परसों क्लास में एग्जाम्पल के उसमें बताया था। मैंने बोला था कि पहली बात तो आई को किसी से भी गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज वैसे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ए को ए इनवर्स से गुणा कर दिया वो आई बन जाता है, ए को ए इनवर्स से गुणा कर दिया या ए इनवर्स को ए से गुणा कर दिया तो आई बन जाता है। शायद आप कहेंगे सर ये तो बना देखो a², और ये क्या बन गया आई, ये आई बन गया। मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, मैं लिख चुका हूं आपके लिए सवाल में, माइनस ये बनेगा 6a, क्या ये भी आई नहीं बनेगा, बिल्कुल बना ai, प्लस 5 a को ए इनवर्स से गुणा करोगे ये भी बनेगा आई, बराबर। अब 5 को मैंने भी बोला आई को किसी से भी गुणा करना, तो आई को किसी अवयव से गुणा करना कोई फर्क नहीं, वैसे नहीं 5 में भी आई हटा दो, हटाना नहीं है, और -11 इसको मैं ए इनवर्स कह दूं क्योंकि आई को ए इनवर्स से गुणा करोगे ये बन जाएगा। तो a² को आई से गुणा करोगे तो a² बनेगा, 6a को आई से गुणा करोगे 6a बनेगा, ये बना 5i बराबर -11 ए इनवर्स। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए, ये रूल है, आपको मैं बार बार बोल चुका हूं। ए को ए इनवर्स से या ए इनवर्स को ए से गुणा करवाओगे आई बन जाएगा। आई को किसी भी अवयव से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अवयव को किसी भी चीज से गुणा करो आई हट जाता, लेकिन आई को 5 से गुणा करने का मतलब 5 आई रहेगा, ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर एक चीज में आप फंस गए हो शायद, मैं कहूंगा कौन सी सा, तो आप लिखेंगे -11 ए इनवर्स बराबर, आप कहोगे सर आपके पास a² का है, आपके पास a है, आई आपका तत्समक अवयव है तो a², तो बेटा ऐसी बात है तो a² तो कहीं ना कहीं आप निकालोगे, सवाल में नहीं निकालोगे a², और मैं तो a² देखा देख लिखने वाला जो मेरे सामने, ठीक है। अब लिखते हैं a², तो आप कहोगे सर a² तो है ही नहीं, तो a² तो आप निकालोगे, और मैं आपके लिए a² लिख रहा हूँ, ध्यान देना सर। a² आएगा आपका 4 -3 और फिर आएगा 7, मेरे निकाला हुआ है a² तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे 2 8 और फिर आपके पास आएगा कितना -3, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे 1 -14 और ये लिखेंगे 14, ठीक है साहब, कोई समस्या नहीं। और a² आप निकालेंगे क्योंकि आपको यहाँ जब सिद्ध करोगे तो यहाँ जरूरत पड़ेगी a² निकाल, a को a से गुणा करेंगे दिया जाएगा। फिर देखो -6 है, कितना है -6, और a लिखा, a का मतलब क्या देखो 1 और ये है 2, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है -1, फिर लिखा है 1 -3 और ये लिखा है 3, और प्लस में क्या है 5, और i का मतलब तत्समक अवयव 1 0 0 0 1 0 0 0 और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है सर, ये बन गया। इसके बाद देखो माइनस का ये बनेगा 11 ए इनवर्स बराबर, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, इट इज लिखो, देखो 4 -3 और 7, फिर 2 8 -3 1 -14 और ये बन जाएगा 14 माइनस। ध्यान दें सर, थोड़ी सी चीज़ों को समझने का प्रयास करना। ये 6 अंदर जाकर गुणा होगा तो 6 को 1 से गुणा करोगे 6 को 1 से गुणा करोगे 6 और 2 से करोगे तो 12, 1 से करोगे 6, 2 से गुणा करोगे तो 12 बनेगा, -1 से करोगे तो -6 बनेगा, 1 से करोगे 6, ये -18 और ये बन जाएगा +18,
और 5 भी अंदर जाकर गुणा होगा तो ये बनेगा 5 0 0 0 5 0 0 0 और 5। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। माइनस का 11 ए इनवर्स क्या बनेगा, ध्यान दें सर। पहला दोनों वैल्यू प्लस किया तो उनको जोड़ दिया, ये भी देखो प्लस का है, ये भी प्लस का, जोड़ दो। देखो 4 और ये 5 कितना बन जाएगा 9, 2 और 0 कितना बन जाएगा 2, और 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि बाकी तो 0 नजर आ रहा है उधर। -3 और 0 है तो -3, 7 भी 0 के साथ जुड़ेगा 7, 8 को 5 के साथ जोड़ोगे ये बन जाएगा 13, -14 का -14 ही रहेगा, -3 का -3 रहेगा, 14 और 5 हो जाएगा 19। और ये वैल्यू आप लिख दें 6 6 और 12, फिर 6 फिर 6 और फिर -6, 6 -18 और 18। ठीक है, तो मैं यहाँ से फाइनली ये कह सकता हूँ कि ए इनवर्स बराबर माइनस का 1/11 आ जाएगा नीचे गुणावर्ण। अब ये क्या बचेगा, देखो 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, 2 में से 6 जाएगा तो -4, 1 में से 6 जाएगा तो -5, -3 और -6 -9, 13 में से 12 गया कितना 1, -14 और ये प्लस का 18 हो गया ना, तो -14 और +18 हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा +4। 7 में से 12 जाएगा तो -5 बचेगा, -3 और +6 तो +3। ठीक है, और ये बन जाएगा 19 में से गया ये 18 तो 1। तो ये तरीका है कि आप इस उत्तर को यहीं छोड़ दें, इस उत्तर को कहाँ छोड़ दें, यहाँ छोड़ दें। और अगर आपको फाइनल उत्तर लिखना है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फाइनल उत्तर कि ए इनवर्स बराबर 1/11 को रहने दें। आपको सर ये माइनस, इसका मतलब माइनस अंदर जाएगा, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो +3 -3 -4 +4 -5 +5 -9 +9 -1 +1 -1 +4 -4 -5 +5 +3 और -1। आप चाहो तो इसको उत्तर ये भी लिख दें, मैंने या करके ये आपके लिए लिखा। अब जो भी आपको एनसीईआरटी में मैच हो उससे मैच कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये -3 4 और 5 है, और 9 -1 -4 है, और 5 -3 -1 है। आप चाहो तो 1/3 को अंदर भी भेज देना, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, कहीं पर भी करो। उम्मीद है ये सवाल अब आपकी कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये आपको चीज़ सिद्ध करनी है। हमने क्या किया, पहले आई का इधर पक्षांतरण किया और ए क्यूब को पूरे समीकरण को दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करवाए। ए क्यूब को ए स्क्वायर ए लिखा, गुणा करवा के लिखा, और ज़रूरत पड़ी ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर का मान मेरे पास ये है, ध्यान रखना ए स्क्वायर का मान मेरे पास ये है। ये आप जब इस सवाल को करोगे तो ए स्क्वायर निकालो, ये आएगा, आप देख लेना। प्रोसेस किया, गुणा भाग किया, उत्तर आ गया। अब ऐसे ही 16वां सवाल है एज इट इज, कोई भी चेंजेज उसमें नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ 16 करूँ या नहीं करूँ, बोलो, आप बोलो। आप कहोगे तो मैं सेम टू सेम समीकरण है, मैं आपको समीकरण बोल के बता दूं। वही 3/3 का आपको अवयव दे रखा है, सेम टू सेम, कोई ज़्यादा 3/3 का है। और समीकरण दे रखा है a³ - 6a² + 9a - 4i = 0। वही -4 इधर आएगा, प्लस का i बनेगा, सारा प्रोसेस है। आप कर लोगे या नहीं कर लोगे? इसका मतलब वो भी क्वेश्चन नंबर जो 16, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 मेरे लाल और लाली करेंगे होमवर्क। क्या करेंगे? होमवर्क। अरे करोगे या नहीं करोगे? मन में सोच लेना कि हाँ कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही है, आई को इधर भेजना, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करवाना, सेम ऐसा बनता जाएगा। लेकिन पहले उस चीज़ को सिद्ध भी करना ना, ये ऐसी चीज़ बनेगी, इसको सिद्ध करके बताना। LHS से क्या लाना? RHS 0 लाना, फिर इसकी सहायता से ए इनवर्स वाला सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, उम्मीद है आप 16वां सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अब आपको करवाता हूँ 17वां और 18वां सवाल, और गजब के दोनों सवाल हैं, एग्जाम में आने लायक हैं और इंपॉर्टेंट सवाल भी। ठीक है, एक बार आप इनको देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आप कहेंगे सर 16वां का, तो 16वां होमवर्क है, कृपया करके कर लेना। नहीं होता है तो मेरे पर्सनल नंबर मैंने यूट्यूब पे डाल रखे, उस पर कॉल कर देना, मैं सॉल्यूशंस आपको बता दूंगा कैसे होगा। बाकी अगर मन से करोगे, आई भेजोगे, दोनों पक्षों के इनवर्स से गुणा करोगे तो कर लोगे। मैंने उदाहरण में एक सवाल करवा दिया, आज 13वां सवाल करवा दिया, 15वां करवा दिया, अब 16वां सेम टू सेम करवाऊँ तो कोई मतलब नहीं। ये थोड़ा ए क्यूब वाला था, तो आप हमेशा ही सोचें ए क्यूब को ए स्क्वायर ए लिखना है और ए स्क्वायर को a.a लिखना है। वो बाकी आई अपने आप रूल फॉलो करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सवाल संख्या 15 और 16, 15 समझ में आ गया, 16 आप कर लेंगे। अगली स्लाइड में करते हैं 17वां सवाल। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 का आपको मैंने रूल वगैरह लिखवा रखा, मैं आपको समझाता हूँ पूरा क्या है
कि यदि ए 3 गुणा 3 कोटि का अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या होगा। अगर आपको थोड़े से नोट्स वगैरह याद हैं तो साहब मैंने आपको लिखवाया था, यदि ए n कोटि का वर्ग अवयव हो तो n कोटि का वर्ग अवयव हो तो अगर अवयव आपका a जो है n कोटि का वर्ग अवयव मतलब ये n ही है, समान कोटि का है, तो उसके जो एडजॉइंट ऑफ a का जो सारणिक का मान निकलेगा वो हमेशा सारणिक a की घात n-1 के बराबर होता है। क्या ऐसी बात मैंने आपको बता रखी है? ये सूत्र मैंने आपको बता रखा। अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप किसी भी कोटि के लिए उत्तर निकाल सकते हैं। अब मेरे पास जो मान है वो है 3/3 का, इसका मतलब मेरे पास n का मान कितना है साहब 3/3 का मतलब n का मान कितना है 3। तो अगर n का मान 3 है तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a के सारणिक का मान बराबर सारणिक 1 n-1 मतलब 3-1। तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a के सारणिक का जो मान आएगा वो सारणिक a की घात कितने के बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। कितने के बराबर आएगा, 2 के बराबर। और यही मुझसे पूछा गया तो मैं उत्तर दूंगा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी ये बताओ पहले तो मुझे। क्या ये सूत्र सब बच्चों को याद है? जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं क्या सूत्र आपको ये याद है? याद होना चाहिए। मैंने जो नोट्स लिखवाए कहीं ना कहीं सवालों में काम आएंगे, मैंने उसी बेस पर लिखवाए आपको। ठीक है, ये है। चलो ये तो n का मान 3 है। यहाँ अगर कोई 2/2 कोटि का होता, समझना कितनी कोटि का होता, 2/2, इसका मतलब n का मान कितना होता 2। तो देखो 2-1 कितना होता 1, इसका मतलब ये मान आता या नहीं आता। इसका मतलब अगर सवाल में होता 2/2 कोटि तो उत्तर होता है ये। अगर सवाल में हो जाता कि कोटि इसकी कितनी है 4/4 तो n का मान कितना होता 4। तो 4 यहाँ रखते, 4-1 कितना बचता 3। तो उत्तर कौन सा होता है, ये होता। तो आप ये भी सोचें कि अगर कोटि चेंज कर दी तो उत्तर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इस बात को विशेष तौर पर क्या रखना, ध्यान रखना। आप तो कोटि का मतलब है वो n का मान है। अगर कोटि 3/3 है तो 3-1 2 बच जाएगा, उत्तर ये हो गया। कोटि होती 2/2, कितने कोटि होती 2/2 की, तो 2-1 होता, 1 का मतलब यही होता, उत्तर ये हो जाता। 2/2 कोटि के लिए ये होता। अगर 4/4 कोटि होती तो 3/3 के लिए है 4/4 कोटि होता है, इसका मतलब n का मान 4 होता। 4-1 कितना बचता 3। तो सारणी 1 की घात होती 3, तो 4/4 के लिए ये उत्तर हो जाता है। ये तो कभी नहीं होता, ध्यान रखना। उम्मीद है जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो आपको कंसेप्ट याद रहे, कहीं भूलो नहीं आप, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करना है। ये n का मान 3 है, सिंपल सा एडजॉइंट ऑफ a के सारणी का मान आ गया, सारणी a के मान का वर्ग। क्यों? क्योंकि 3 में से 1 जाएगा, 2 ही बचेगा और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, करेक्ट बी। तो अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और इस क्वेश्चन 18 के साथ में आपकी जो प्रश्नावली है 4.4। हमने खूब सारा काम मिलकर किया है, कुछ मैंने करवाया, कुछ आपने भी बहुत बेहतरीन तरीके से साथ दिया मेरा। और साथ तभी मैं मानूंगा मन में, आप ईमानदारी से जो मैंने आपको होमवर्क दिया, जैसे इसका 16वां सवाल भी मैंने दिया था, ये क्लास पूरी होने के बाद आप उठे नहीं अपनी जगह से। पहले जो होमवर्क जिस क्लास में मैंने दिया हुआ है उस होमवर्क को करें, फिर ही आप आगे बढ़ें, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा उन चीज़ों का। रिग्रेट रहेगा जीवन में कि हमने काम क्यों नहीं किया। एक समय आएगा जब आपको पक्का पछतावा होगा कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, है ना। फिर रिग्रेट के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, और फिर पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब समय निकल जाता है ना, तो समय से बड़ा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं, सब समय का ही खेल है। ये समय चीज़ों को बदल देता है, और कोई है ना आदमी बुरा अच्छा नहीं होता, ये समय बुरा और अच्छा होता है, जो आपको ध्यान रखना। आप पढ़ाई करें टाइम पर, अभी टाइम है, जुलाई चल रहा है, तो आने वाले समय में आपके एग्जाम होंगे, है ना। तो अभी एक आप ये देखें, अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि ए 2 कोटि का एक व्यतक्रमणीय अवयव है तो आपको पूछा गया कि डेट ए इनवर्स का मान क्या होगा। पहली बात तो आप ये मुझे बताएं कि क्या इस चीज का मतलब ये है क्या, डेट का मतलब समझते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब उस ए इनवर्स के सारणिक का मान आपको निकालना है। हमने ए इनवर्स निकाला या नहीं निकाला ये बताओ पहले। बिल्कुल निकाला। कैसे निकाला,
ए इनवर्स की बात करें, ए इनवर्स 1 सारणिक ए का मान एडजॉइंट ऑफ ए निकला, ठीक है। अभी 17वां जो सवाल किया ना उसका कंसेप्ट दूसरे में काम आएगा। मैं आपको वो कंसेप्ट इसीलिए बता रहा हूँ, 2 मेथड आपको बताऊंगा। एक तो एक बेसिक सा मेथड है जो आप समझ लेंगे, एक आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बताया जाएगा। जो बेसिक मेथड है वो तो इस सवाल का उत्तर दे देगा जब 2 कोटि है, लेकिन जिस दिन कोटि 3 होगी, यहाँ लिख दिया 3 कोटि के व्यतक्रमणीय अवयव का मतलब समझते हो ना, मापांक ऑफ ए, मतलब इस सारणिक ए का मान कभी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो अगर आपके कोटि 2 है, अगर कोटि 3 कर देना उस दिन मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान दें सर, हम इसकी उत्तरमाला में सोल्व करते हैं कि करेंगे क्या, और हम करेंगे पहले मेथड नंबर 1। कौन से मेथड की बात करेंगे? मेथड नंबर 1। पहले हम करते हैं मेथड नंबर 1। आपकी कोटि कितनी दे रखी है सवाल में? आप कहेंगे सर कोटि तो आपको दे रखी है 2/2, ठीक है सर, कोटि दे रखी है 2/2। एक बात बताओ, एक नियम है आपको बताओ, तो आप लिखेंगे चूंकि ए को ए इनवर्स से गुणा करते हो तो वो आई के बराबर आता है। क्या ख्याल है? ये हमने पढ़ा है, इस चैप्टर में पढ़ा है कि ए को ए इनवर्स से गुणा करते हो ये आता है। अब दोनों तरफ सारणिक का मान ले लो, आप लिखेंगे दोनों पक्षों का सारणिक लेने पर, दोनों पक्षों का सारणिक लेने पर। आप मेथड नंबर 1 है, बेसिक मेथड है, समझे। तो ए और इस ए इनवर्स के सारणिक का मान लोगे और बराबर आई का भी सारणिक का मान लोगे। अब ये ए और ए इनवर्स क्यों लिखा? ये तो मेथड है और आपको ए इनवर्स चाहिए, ठीक है सर, ये हो गया। क्या मुझे एक बात बताओ, अगर 2 ऐसे आते हैं तो आपको पता है ए बी के सारणिक का मान होता है ए का सारणिक गुणा बी का सारणिक, आपको बताओ। तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ कि ये तो बन जाएगा ए का सारणिक और इधर बन जाएगा ए इनवर्स का सारणिक, और आई के सारणिक का मान हमेशा ही 1 होता है। मैंने 2 नियम काम में लिए, कौन से मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। नियम काम में ये लिया है कि मैंने आपको बताया था कि अगर 2 गुणा हो रही है उसका सारणिक लेना है तो उसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ए सारणिक और बी सारणिक, ठीक है। और आई के सारणिक का मान हमेशा 1 होता है। आप प्रसार करके देख लो, और प्रसार की जरूरत क्या है? आप सोचो, आई 2/2 कोटि का, तो आप समझ लो 2/2 में ये देखो क्या बनेगा, 1 0 0 और 1, मान निकालोगे 1 - 0 कितना आया? 1 ही था। तो सारणिक ए का मान तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मुझे लगता है ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, सारणिक आई का, और 2 को जब गुणा कर रहा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यही तो निकालना है? अरे वही तो निकालना है, इसका मतलब यही तो होता है। आप कहेंगे सर इसके बाद मुझे ये काम करना पड़ेगा कि ए इनवर्स के सारणिक का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/, ये मान नहीं है क्या? अरे क्या मान ये नहीं आया क्या आपके पास? अरे कोई समस्या क्या? और आपको सर कहाँ है उत्तर, कहाँ मिल रहा है? इसको तो डेट लिखना है। तो बेटा एक बात बताओ, इस सारणी को आप डेट लिख सकते हो, ये तो उत्तरमाला आपकी बी मैच नहीं हो रही है क्या? क्या इसमें आप ऑप्शन नंबर बी को राइट नहीं कर सकते? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। अगर बी में कोई ये सोच रहा है कि सर बी क्यों हुआ, आप सोचें इस सारणी का मतलब ये डेट ही होता है। ये डेट का मतलब ये 2 खड़ी लाइन है, आपको डंडे लगाने दोनों तरफ, ये आपको बता रखा है। किसी भी सारणी को दर्शाने का तरीका ये भी होता है, ऐसे भी होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स भी होता है। सब आपको चीज़ें बता रखी है ना बेसिक के अंदर। तो एक ही बात है, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये तो मेथड नंबर 1 है, लेकिन जिस दिन कोटि चेंज होगी उस दिन थोड़ी सी हो जाएगी आपके लिए दिक्कतें। क्या होगी इधर ध्यान दें। मेथड नंबर 2 के ऊपर गौर करना। मेथड नंबर पढ़ते हैं 2। क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या आप लिखेंगे चूंकि ए इनवर्स बराबर 1/, सारणिक ए का मान और एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना कि ए इनवर्स निकालने का, अवयव का व्यतक्रम निकालनी है। ये सूत्र इसीलिए सोचा है क्योंकि आपको इस व्यतक्रम का अब आपको क्या चाहिए? सारणिक चाहिए। तो मैं दोनों पक्षों का सारणिक लूंगा। तो एक बात बताओ, 1 इनवर्स का सारणिक लूंगा, बिल्कुल, और 1/, सारणिक का सारणिक लोगे तो क्या ये सारणिक का स्क्वायर हो जाएगा? क्या ख्याल है? सही बात, ध्यान से सुनना, ये तो सूत्र होता है आपका। अब मैं दोनों तरफ सारणिक ले रहा हूं, क्यों? मुझे तो ए इनवर्स के ऊपर सारणिक चाहिए, तो मुझे दोनों तरफ सारणिक लेना पड़ेगा। तो ए इनवर्स का सारणिक लिया, ये 1/, सारणिक पहले से मौजूद है, और सारणिक का सारणिक लेने का मतलब सारणिक का वर्ग, और ऊपर वाले का भी लेना पड़ेगा आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का आपको मान लेना पड़ेगा। ठीक है सर, आप लिखेंगे सर ये तो बना ए इनवर्स बराबर, ये बनेगा 1/, सारणिक 1 का वर्ग,
एडजॉइंट ऑफ ए, क्या फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए की सारणी का मान? आप कहेंगे इसमें होता है सारणिक ए की घात n माइनस 1 होती है। n क्या, जितनी कोटि, कोटि कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1। तो ये बनेगा ए इनवर्स के सारणिक का मान बराबर, ये तो ए इतना ही बनेगा बिल्कुल, और ये बन जाएगा ऐसा। तो एक पावर कैंसिल कर दो, तो ए इनवर्स के सारणिक बनेगा ऊपर 1 बटा सारणिक 1। मुझे नहीं लगता उत्तर में कोई फर्क आया, सेम ही उत्तर आया, ऑप्शन नंबर बी। कुछ बात लिखी ये वाली अभी हमने 17वें सवाल में डिस्कशन किया है कि एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का जो मान होता है वो सारणिक ऑफ ए की घात n माइनस 1 के बराबर होता है। आप सोच लें, आपने ये लिखा n कितना, जितनी कोटि है तो n कितना हो गया 2, तो 2 माइनस 1 कट कटा के ये उत्तर आ गया। आपको पता है ये सबसे बढ़िया मेथड है। आप कहेंगे सर कैसे पता लगा ये सबसे बढ़िया मेथड है? ये इसीलिए सबसे बढ़िया मेथड है क्योंकि जिस दिन कोटि 3 आ गई उस दिन उत्तर चेंज हो जाएगा। आप इमेजिन करके देख लें, जिस दिन कोटि कितनी आ गई 3 आ गई उस दिन उत्तर माला में ये चेंजेस कर देगा। 3 आने का मतलब यहां तक तो सेम ही होना, यहां आएगा 3 माइनस 1। समझना कितना, आप सोचे, मैं थोड़ा सा आपके लिए हिंट दे रहा हूं साइड में। जिस दिन कोटि हुई 3 गुणा 3, कोटि हुई 3 गुणा 3 यानी n का मान कितना कहलाएगा 3। और जिस दिन n का मान 3 कहलाएगा उस दिन देखो ये बनेगा आपके पास a इनवर्स के सारणिक का मान बराबर 1 बटा सारणिक का स्क्वायर गुणा, क्या ये सारणिक a नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और ये सारणिक a आएगा। लेकिन यहाँ जब n माइनस 1 करोगे तो n कितना 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और ये पूरा ही कट जाएगा। तो a इनवर्स के सारणिक का मान कितना आएगा 1 आएगा। मैंने इसीलिए आपको ये मेथड बताया, उस समय ये उत्तर कितना हो जाता 1 हो जाता। क्या मेरे शेर और शेरनियों बात समझ? आपके लिए बहुत मेहनत की है भाई, इस मेथड के लिए बहुत जी जान लगानी पड़ती है, ऐसे मेथड थोड़ी होता है। ये तो एक बेसिक सा मेथड उत्तर दे रहा 2 बाई, लेकिन 3 बाई 3 के लिए क्या करोगे? गड़बड़ कर देगा। 3 बाई 3 के लिए तो उत्तर ये थोड़ी आ सकता है। 3 बाई 3 के लिए उत्तर कितना आएगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो सूत्र बन गया एक ध्यान से सुनना। देखो कभी भी ए इनवर्स के सारणिक का अगर आपको मान निकालना है तो आप कम से कम ये सूत्र ध्यान रख लें। और कोई सूत्र मैंने रटवाने की कोशिश नहीं की, सीधा सिंपल सा है कि ए इनवर्स का ये सूत्र होता है। अब इसका सारणिक लोगे तो दोनों पक्षों में सारणिक लिया जाता है, तो एक का सारणिक तो एक ही होता है, और सारणिक का सारणिक मतलब सारणिक का वर्ग, और एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का वर्ग। ठीक है, ये बना। और इसका सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का सूत्र होता है सारणिक ए की घात n माइनस 1। n कितना, जितनी कोटि है 2, तो 2 माइनस 1, तो ये 1 बचा, 1 कट के उत्तर आ गया ये। लेकिन जिस दिन कोटि 3 हो गई उस दिन भी कोई दिक्कत नहीं, 1 बटा सारणिक 1 का मान का स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं होकर कोटि कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 करो कितना बचेगा 2, ये पूरी वैल्यू कट के उत्तर कितना आया 1। इसका मतलब 3 बाई 3 के लिए उत्तर होता 1। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? अरे बोलो, बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बात पल्ले पड़नी चाहिए। ये आपको मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक सा मेथड है जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से मैंने आपको करवाया। आप देख लें आपको जो दोनों में से लगे, लेकिन ये 2 बाई 2 का ही देगा। जिस दिन कोटि चेंज कर दी 4 बाई 4 का ही दे दे, 4 बाई 4 का देगा तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कटेगा तो सारणिक ए आएगा। आपको पता उसका उत्तर ये बनेगा। एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिए है ना किताब वाले ने, वो ऐसे नहीं दिए फर्जीवाड़े में आंसर दे दिए, नहीं भाई। 4 सोचो, 4 गुणा 4, n का मान 4, तो यहाँ आप रखेंगे 4 माइनस 1, 3 बचेगा, तो सारणिक ए की घात 3 बचेगी, नीचे 2 है तो ऊपर कट कटा के 1 बचेगी, यानी सारणिक ऑफ ए आएगा। उसको डेट ऑफ ए नहीं लिख सकते, ये उत्तर देगा। देखो कोटि जैसे जैसे चेंज हो रही है ऑप्शन भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन इससे तो नहीं आ सकता ना, ये नहीं। आप मेथड नंबर 2 ध्यान रखें और ये सूत्र याद रखें। ये सूत्र जो आपको बता रखे, सारे सूत्र मैंने जो लिखवा है पूरे काम के। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके बेहतरीन रहा होगा। बहुत बढ़िया मेहनत में आने आपके लिए की और आप भी मेहनत कर रहे हो। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन सब का रिवीजन कीजिए। इस मेथड को थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ना, आपके दिमाग में एकदम चल जाएगा। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 4.5 का इंट्रोडक्शन लेके। तब तक पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।